नमस्ते साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था। इसे शॉर्ट में नियो भी कहते हैं, NIEO, नियो। ये इसका जो इंग्लिश का फॉर्म है उसी को शॉर्ट बनाया गया है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये जो मांग है ये लगातार चलती रही है, आज भी गाहे बगाहे इसका जिक्र आ जाता है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो है क्या। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से पहले हम जिक्र करते हैं कि जो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की जो आर्थिक गतिविधियों के संचालन या नियमन के लिए जो संस्थाएं बनी उसको नाम दिया गया ब्रेटन वुड जो संस्थाएं। ये जो दुनिया के पावरफुल देश थे उस समय के, उन्होंने ब्रेटन वुड नामक जगह पर एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में 3 संस्थाएं निकल कर आई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कहते हैं, एक वर्ल्ड बैंक, हालांकि इसका पूरा नाम अलग है लेकिन सामान्य बोलचाल में इसे विश्व बैंक कहते हैं ये, और एक गेट निकल के आया था जो बाद में 1995 में गेट का स्थान WTO ने ले लिया है। तो ये जो संस्थाएं हैं ये विश्व व्यवस्था को नियमित कर रही थी, लेकिन चूँकि इन संस्थाओं का निर्माण करने वाले देश विकसित देश थे और इन देशों ने इन संस्थाओं का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है या आर्थिक मॉडल है, उसको इस तरह से रचा कि जिसमें विकसित देशों का जो हित है वो ज़्यादा सिद्ध हो रहा था। तो जो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और जो आज तक भी कायम है, ऐसा नहीं है कि कोई नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आज आ गई, आज भी पुरानी ही चल रही है। तो ये जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग है ये आमतौर पर दुनिया के जो पिछड़े और विकासशील देश हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए हैं, पहले ये किसी न किसी औपनिवेशिक शक्ति के अधीन थे, गुलाम थे, तो इन देशों की मांग रही है कि दुनिया में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आए जिसमें सभी का भला हो, समावेशी विकास हो, और केवल ऐसा ना हो कि विकसित देश तो समृद्धि के शिखर पर पहुंच जाएं और विकासशील देश हैं वो नीचे रह जाएं, बुनियादी सुविधाओं तक भी पहुंच वहाँ की जो आबादी है उसको ना मिले। तो ये इसी की एक मांग रही है। और धीरे धीरे जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय आगे बढ़ा और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र थे उन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग उठानी शुरू की, और इस मांग को बल मिला जब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। तो इनके मंचों से ये भी आवाज़ उठाई गई कि भाई दुनिया में जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए। तो सबसे पहले 1973 में अल्जीरिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक शिखर सम्मेलन था। उस सम्मेलन में नाम के या जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच से एक प्रस्ताव पारित हुआ, उस समय जो सदस्य देश थे, और उन्होंने कहा कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ये सुधार होने चाहिए। यानी कि जो उन्होंने सुधारों का एक एजेंडा पेश किया, रोड मैप दिया, कहा कि अगर इनको दुनिया में लागू किया जाता है तब जाके जो दुनिया है वो समावेशी होगी और आर्थिक विकास है वो सबका होगा, चुनिंदा देशों का नहीं होगा, बल्कि सभी विकास का लाभ उठाएंगे। बाद में इसी एजेंडे को और इसी उद्देश्य को 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो महासभा है उसने इसे मान्यता दी। और आज ये UNO के जो उद्देश्य हैं, जो हम कहते हैं कि शुरुआत में UNO के 4 उद्देश्य थे लेकिन आज 6 हैं। तो एक उद्देश्य 5वां निशस्त्रीकरण है,
और जो उसके आगे जो 6 नंबर का उद्देश्य है वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। ये अलग बात है कि वो उद्देश्य आज तक हासिल नहीं हुआ है। वो उद्देश्य क्यों हासिल नहीं हुआ है, इसके पीछे जो कारण है उसकी तो हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले हम इस बात को जान रहे हैं कि जो नई विश्व व्यवस्था क्या है। इसकी एक बेसिक चीज़ तो हमने बताई है कि नई जो विश्व अर्थव्यवस्था है या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, वो तो मांग है एक ऐसे आर्थिक मॉडल की दुनिया में जो सबका विकास करता हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इसमें कौन सी बातें शामिल हैं। आखिर दुनिया के जो विकासशील या पिछड़े देश हैं वो दुनिया के आर्थिक मॉडल में क्या बदलाव चाहते हैं, जिसके ज़रिए वो एक समावेशी जो आर्थिक विकास हासिल करना चाहते हैं। तो अब हम उन बातों का जिक्र कर रहे हैं या उन मांगों का जिक्र कर रहे हैं जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तहत जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, विकासशील देश हैं, वो मांग कर रहे हैं। तो जो पहली जो मांग है वो ये है कि कच्चे माल पर संबंधित राष्ट्र का नियंत्रण होना चाहिए। तीसरी दुनिया के देशों की ये मांग है कि जो कच्चा माल है उसका उत्पादन इन देशों में होता है। जैसे कच्चे माल में हम कृषि आधारित भी कह सकते हैं, या जो जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल है, गैस वगैरह है, या और भी जैसे कपास, जो खेती का जो कृषि से ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में होती है। कृषि यहाँ आजीविका का एक माध्यम है। तो होता यह है कि विकसित देशों के यहाँ औद्योगिकरण काफ़ी उन्नत स्थिति में पहुँच गया है, और ये देश यहाँ जो तीसरी दुनिया के पिछड़े देश हैं, यहाँ का कच्चा माल पर कहीं न किसी तरीके से दांव पेच लगाकर वो इसे हड़पना चाहते हैं। तो विकासशील देशों की ये मांग है कि कच्चे माल पर संबंधित देशों का नियंत्रण होना। जिस देश में कोई भी कच्चा माल उत्पादित हो रहा है उस पर पूरी की पूरी संप्रभुता उसकी है, और दुनिया का कोई भी देश उस कच्चे माल पर गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से हासिल करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो ये एक पहली मांग है। क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आज अगर आप पश्चिमी एशिया देख रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ये खाड़ी देश आते हैं, सऊदी अरब, इराक, ईरान वगैरह, ये संघर्ष के केंद्र इसीलिए बने हैं क्योंकि यहाँ जो पेट्रोलियम है, गैस है, प्राकृतिक गैस है। वरना यहाँ ये सब कुछ नहीं होता तो महाशक्तियों की यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं होती। और आज जो संघर्ष चल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन पर भी कब्ज़ा जमाने की जो चाहत छिपी है, सीधे तौर पे ना सही। वहाँ जो पहले से सरकारें चल रही हैं उनको उखाड़ के फेंकना और किसी मनपसंद सरकार को स्थापित करना ताकि वो उनके हित में काम करे। तो ये सब हो रहा है जो गलत है। ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इससे मुक्ति चाहते हैं। दूसरी जो मांग है वो है कच्चे माल और जो निर्मित माल है उसके बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि कच्चा माल, जैसे आप कहते हैं कि भाई माना कि गन्ना कच्चा माल है, फिर उसके बाद चीनी बन जाती है तो वो पका हुआ माल हो जाता है। तो यहाँ ये कहा जाता है कि भाई आप गन्ना खरीदते समय तो ऐसे बिल्कुल औने पौने भाव में ख़रीद लो, और फिर जब आप उसकी चीनी बनाते हैं तब उसको इतना महंगी कर देते हैं कि किसान को तो बहुत कम मिल पाता है और उद्योगपति वो बहुत ले जाता है। चूँकि औद्योगिकरण है वो पश्चिमी देशों में होता है तो वो उसका ज़्यादा लाभ ले जाते हैं। जो व्यक्ति इसका उत्पादन करता है उसे कम मिल पाता है। ये मैंने गन्ने का एक उदाहरण भर बताया है। ऐसे बहुत से मामले हैं। जैसे टमाटर है, एक दौर ऐसा भी आता है कि 2-3 रुपए किलो भी बिकता है। उसी का ही सॉस वगैरह बनाया और बोतल में बंद किया, 20-25 गुना महंगा हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि ये जो अंतर है ना, यानी कि आप जो कच्चा माल है ना उसकी कीमत भी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो कच्चे माल का उत्पादन है वो
तीसरी दुनिया और विकासशील देशों में होता है। तो अगर कच्चा माल महंगा थोड़ा बिकेगा तो इन देशों को फ़ायदा होगा और आर्थिक लाभ होगा। और अभी जो आर्थिक लाभ अधिकांश ले जा रहे हैं वो पश्चिमी देश ले जा रहे हैं, जहां औद्योगिकरण है, जहां मशीनें हैं जो कच्चे माल से निर्मित माल बनाती हैं, पक्का माल बनाती हैं। तो ये एक अंतर है वो जो मिटना चाहिए, तब जाके दुनिया है वो आर्थिक रूप से लगभग मतलब समान होगी, न्यायपूर्ण होगी। तीसरी जो एक मांग है वो है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो जिनके कारोबार बहुत से देशों में होते हैं। जैसे मैकडोनल्ड का उदाहरण है, ये आपको दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में मिल जाएंगे। तो ये कंपनियां इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, इनका कारोबार टर्नओवर इतना हाई होता है कि ये छोटे मोटे अफ्रीका, एशिया के जो देशों में तो सत्ता ही पलटवा देती हैं। वहाँ उन देशों का सालाना जो मतलब जो राशि है वे है उतना नहीं होता है जितना इन कंपनियों के कारोबार का होता है। तो ये कंपनियां होती हैं विकसित देशों की। तो विकासशील देशों की मांग है कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें इन देशों पर इन जो कंपनियों पर एक काबू पाया जा सके, इनका जो मनमाना रवैया है उस पर नियंत्रण हासिल हो, और ये जिस देश में काम करें उस देश की सरकार को इनके संबंध में रूल रेगुलेशन लागू करने की शक्ति हासिल हो। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण के मामला भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक मांग है। फिर एक अन्य जो मांग है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के तहत, वो है जो तकनीकी हस्तांतरण का। तकनीकी हस्तांतरण का मतलब है कि जो अच्छी जो टेक्नोलॉजी है उसका जो ट्रांसफ़र है या उसे विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ भेजा जाना चाहिए। दरअसल जो विकसित देश हैं उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हर मामले में आप देखेंगे, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, मतलब अच्छी अच्छी मशीनें हैं उनके पास, और जो मतलब जिनसे कम लागत में उत्पादन हो जाता है, वो उत्पादन आसानी से हो जाता है। तो वो सब पश्चिमी देशों के पास ज़्यादा है, क्योंकि वो देश विकसित हैं, उन्होंने अपने यहाँ शोध अनुसंधान पर काफ़ी खर्च किया है, तो वहाँ ज़्यादा ये चीज़ें उभर कर आती हैं। विकसित और जो विकासशील और पिछड़े देश हैं तीसरी दुनिया के, वहाँ रिसर्च है वो बहुत पिछड़ा है, वैज्ञानिक अनुसंधान अभी बहुत बैक में चल रहा है। तो उसकी पूर्ति के लिए कहते हैं कि भाई उन देशों को, विकसित देशों को विकासशील देशों के अपने यहाँ सस्ती दर पर या उन्नत तकनीकी है वो हस्तांतरित करनी चाहिए। और पश्चिमी देश कहते हैं कि भाई हम तकनीकी देंगे तो पैसे लेंगे। अब वो जितनी हाई उनकी रकम है उसको पूर्ति ये देश नहीं कर पाते हैं। और फिर एक जो अगली मांग है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर, वो है जो भी अपनी ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, जो बैंकिंग या फाइनेंशियल ढांचा है उसमें सुधार को लेकर है। और जैसे जो नई अंतर्राष्ट्रीय जो मौजूदा जो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं, जिनमें WTO में तो खैर काफ़ी सुधार हो चुका है, क्योंकि 1995 में वो गठित हुआ था गेट की जगह। तो 1995 तक तीसरी दुनिया के देश काफ़ी एडवांस हो चुके थे, तो उन्होंने ये गलत जो नीतियां हैं वो लागू नहीं होने दी, और कहीं ना कहीं उसकी जो संरचना है वो एक डेमोक्रेटिक रूप में है। लेकिन जो IMF है या विश्व बैंक है, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो दुनिया के देशों में अलग अलग तरह से जो आर्थिक सहायता देती हैं, ऋण देती हैं। तो इन संस्थाओं पर जो नियंत्रण है वो पश्चिमी देशों का है, यानी कि यहाँ अमेरिका, यूरोप इन्हीं देशों के अध्यक्ष बन सकते हैं। उन देशों का हिस्सा ज़्यादा होता है इसमें, और किसको ऋण देना या नहीं देना है ये उन देशों पर ही निर्भर करता है। तो इससे बहुत से जो विकासशील देश हैं, जिनको उन देशों से, विकसित देशों का कोई लाभ नहीं जुड़ा होता है, तो वहाँ उनको ऋण मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो
तीसरी दुनिया के देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी ये मांग है कि भाई दुनिया में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आए जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का जो सहयोग है वो बिना पक्षपात के मिले, न्यायपूर्ण ढंग से मिले, ताकि सभी देशों का जो समावेशी विकास है, आर्थिक जो उन्नति है वो ठीक ढंग से हो सके। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संस्थाएं हैं उन पर जो पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है उसका अंत होना चाहिए। ये भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी मांग है। तीसरी तो क्या अपने जो अंतिम जो मांग है, बड़ी मांग है, वो भी कि विकासशील देश चाहते हैं कि जो दुनिया के देशों में आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह कोई एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अस्तित्व में आए, क्योंकि डॉलर तो अमेरिकी जो मुद्रा है और उसने एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का रूप हासिल कर रखा है। तो डॉलर की जगह कोई भी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अस्तित्व में आए जिनका किसी देश की मुद्रा ना हो। तो ये बड़ी मांग है, ये भी चल रही है। हालांकि जैसे जो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है वो तो अपने लिए एक अलग से मुद्रा चला रहे हैं। जैसे अपने यहाँ यूरोपीय देशों में यूरो नाम से अलग मुद्रा चलती है, जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनमें आपसी व्यापार के लिए। इसी तरह जो लैटिन अमेरिका का एक संगठन है तो उसमें सुक्रे मुद्रा नाम चलती है, जो 7-8 देशों का जो वामपंथी विचारधारा वाले देश हैं उनका संगठन है। तो ऐसा चलता है। तो ये तो एक बेसिक बात रही है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है और इसकी मांगें क्या है। अब हम थोड़ा सा जिक्र इस बात पे कर रहे हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था फेल क्यों हो रही है, या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग है वो क्यों नहीं हो पा रही है। तो पहली बात तो यह है कि इनमें जो विकसित देशों की हठधर्मिता है कि वो जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते और वो किसी न किसी तरह का पेच उसमें उलझा देते हैं। दूसरी जो इसमें एक बड़ी समस्या है वो यूएसएसआर का 1991 में जो विघटन है उसने भी जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। और वो कमर इस रूप में तोड़ी है कि जो कहीं ना कहीं जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो मांग थी, जो आंदोलन था, उसके पीछे यूएसएसआर का हाथ था, वो उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यूएसएसआर खुद ही 1991 में तहस नहस हो गया, तो पीछे उतना सपोर्टिव नहीं रहा। दूसरा, विकासशील देश भी जो किसी न किसी हित के चक्कर में जो विकसित देशों से इस तरह जुड़ गए हैं कि इस मूल मांग पर वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। थोड़ी बहुत कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत बदलाव होना बाकी है। तो आज तो हम इसी पे हैं, अगली बार हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।